और चलिए खबरों की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। सेशन कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी हो गई है। रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह सुनवाई हुई है और अब से कुछ ही देर में आजम खान की विधायकी पर फैसला भी हो जाएगा। दरअसल इस मामले को लेकर 3 साल की सजा आजम खान को सुनाई गई, उसके बाद विधानसभा से उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई। हालांकि इस फैसले के खिलाफ आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, अपील दायर की और उसके बाद आज सेशन कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई है और अब क्या फैसला आता है वो तय करेगा आजम खान के भविष्य की राजनीति को, क्योंकि विधायकी पहले ही रद्द हो चुकी है। बड़ी राहत मिली थी सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को और यह मामला पहुंचा सेशन कोर्ट, जहां पर इस मामले पर अब सुनवाई पूरी हो गई है और आज ही आपको बता दें कि फैसला भी आना है और थोड़ी ही देर में आजम खान की विधायकी पर फैसला हो जाएगा। और इस मामले पर ज्यादा बातचीत के लिए तौकीर किदवई और सुरेश कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा बातचीत के लिए। तौकीर, सीधा आपका रुख करते हुए, काफी महत्वपूर्ण आज का पूरा दिन कहीं ना कहीं आजम खान के भविष्य की राजनीति को लेकर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया, सेशन कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई, जिस तरह से ताजा अपडेट सामने आए हैं, फैसला आने में कितनी देरी और माना जाए? देखिए, बताया जा रहा है कि 5 बजे से पहले ये फैसला आ जाएगा, क्योंकि सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला सुरक्षित है, सिर्फ सुनाया जाना बाकी है। तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर संशय भी बरकरार है कि आजम खान की सदस्यता वो रहेगी या फिर समाप्त हो जाएगी, जैसा पहले 27 अक्टूबर 2022 को एमपीएमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान किया, उसके बाद से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जरूर राहत दी है, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से उन्होंने उनके ऊपर आरोप था कि भड़काऊ भाषण का, उसके बाद वहां रामपुर के एक नेता आकाश सक्सेना जो भाजपा के नेता थे, उन्होंने आरोप लगाया था और इस मुकदमे को दर्ज कराया था। लंबे समय तक ये मुकदमा सुनवाई पर रहा और उसके बाद 27 अक्टूबर 2022 को फैसला आया। इसके बाद से आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया जिला कोर्ट को कि इनकी सुनवाई की जाए और आज ही निर्वाचन आयोग ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया और फिलहाल कोर्ट का हवाला देते हुए उस उपचुनाव को टाल दिया है और बताया गया है कि जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक उपचुनाव नहीं होगा। तो फिलहाल आजम खान के लिए किस्मत का जरूर फैसला होगा आज, क्योंकि अगर उन पर सजा का ऐलान होता है तो 6 साल तक वो किसी भी तरह का कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके परिवार से कोई दूसरा सदस्य होगा। लेकिन यहीं पर उनकी जो अब तक राजनीतिक करियर रहा है उस पर जरूर ग्रहण लगेगा, क्योंकि इसके बाद आजम खान किसी भी तरह का कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए अगर फैसला उनके हक में आता है तो उनकी विधानसभा सदस्यता भी बरकरार रहेगी और पॉलिटिकल कैरियर भी। लेकिन अगर उनके विपरीत ये फैसला आता है तो कहीं ना कहीं जो कद्दावर नेता रहे आजम खान समाजवादी पार्टी के और एक लंबा करियर है उनका, कई बार के विधायक रहे हैं, ऐसे में उनकी आज राजनीतिक जो जीवन है वो जरूर समाप्त होता नजर आएगा। जाहिर तौर पर काफी अहम ये पूरा फैसला रहने वाला है। रामपुर से सुरेश कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सुरेश, आज की सुनवाई में किस तरह से पहलू अपने दोनों ही पक्षों की ओर से रखे गए? क्योंकि पहले इस मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई, उसके बाद उनकी विधायकी भी रद्द कर दी गई, फिर हालांकि मामला आगे बढ़ा और आज जिस तरह से पूरी सुनवाई हुई है, क्या कुछ अहम पहलू आज की सुनवाई में रहे हैं? मैं बता दूं रितेश जी, किस तरीके से आजम खान के मामले में सुनवाई चल रही है लगातार, क्योंकि मैं बता दूं आपको 27 तारीख को उनको सजा हुई थी 3 साल की हेड स्पीच के मामले में, और आजम खान दूसरे ही दिन मतलब कोर्ट ने फैसला दिया था कि इनकी विधायकी रद्द कर। तो आजम खान उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट में जब वहाँ मामला पहुंचा तो उन्होंने उस पर आदेश दिया कि ये मामला जो है रामपुर कोर्ट का है, रामपुर एमपीएमएलए कोर्ट है, वहीं से ही सुनवाई होगी और वही फैसला देंगे। अब मैं बता दूं आपको, कोर्ट के इस समय अंदर जो है फैसला बहस हो चुकी है दोनों पक्षों की और फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। लेकिन अभी बता दूं चंद मिनट बाद या कुछ देर बाद फैसला आ सकता है, क्योंकि जो अंदर का मामला है वो अभी नहीं कहा जा सकता कि किस तरीके का फैसला दे। लेकिन सुरेश, काफी महत्वपूर्ण है ये पूरी सुनवाई महत्वपूर्ण है
और आजम खान के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी बेहद ही महत्वपूर्ण ये फैसला होगा। किस तरह का माहौल फिलहाल अभी बना हुआ है, चर्चाएं किस तरह की चल रही हैं? बता दूं आपको, जो रामपुर के जो बीजेपी के नेता हैं वो तो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उपचुनाव होना चाहिए, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि आजम खान की सदस्यता बरकरार रहे। और जिस तरीके से आजम खान का कैरियर दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि लगातार 10 बार के विधायक रहे हैं और रामपुर के सत्तावक नेता भी माना जाता है, क्योंकि आजम खान की राजनीति यही रामपुर से शुरू हुई है और रामपुर में ही है। तो इसलिए आजम खान एक बहुत अच्छे नेता भी हैं, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर जो विकास किए उन्होंने अपनी सरकार में, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद कहीं ना कहीं आजम खान के ऊपर राजनीतिक दबाव भी हुआ और जो जौहर यूनिवर्सिटी थी उनके विवादों में आई, उसके बाद आजम खान खुद विवादों में आ गए। तो ये आजम खान के लिए एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि आज वो अपनी सदस्यता बचा पाएंगे या नहीं, ये तो कोर्ट का फैसला है। जी बिल्कुल सुरेश, क्या फैसला होता है उस पर जरूर निगाहें टिकी हुई है, लेकिन तौकीर सवाल आपसे ये भी है कि अगर देखा जाए इस पूरे मामले को लेकर पहले ही कई मुश्किलों में आजम खान जो हैं वो फंसे हुए थे, फिर इस हेट स्पीच के मामले में उनको सजा सुनाई गई और उसके तुरंत बाद उनकी विधायकी रद्द हुई। हालांकि इस मामले को लेकर जरूर जो विरोधी दल हैं वो जरूर सवाल उठा रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी में कहीं ना कहीं जो चुनाव है उसको लेकर तारीखें सामने आ गई, नोटिफिकेशन जारी करने की बात हो गई। किस तरह का माहौल फिलहाल अभी नजर आ रहा है फैसला आने से पहले? देखिए, आजम खान को सबसे बड़ी बात है कि 2 बार राहत मिली है। पहले उन पे कई ऐसे मुकदमे थे, सैकड़ों मुकदमे, जिसमें वो जेल में रहे, 2.5 साल से ज्यादा वो सीतापुर जेल में रहे। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी जेल में थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही उन्हें राहत दी और उस पर फैसला सुनाया कि करीब 29 ऐसे मुकदमे थे जिस पर सुनवाई से रोक लगाई, और जब आजम खान बाहर आए तो उस पर किसी भी तरह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें पहले भी राहत मिली और अब की दोबारा जब उनकी सदस्यता में बात आई तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही उन्हें राहत दी है। उनकी सुनवाई की और उसके बाद जिला कोर्ट को आदेशित किया कि उनकी सुनवाई की जाए और जब तक सुनवाई पूरी ना हो तब तक चुनाव को भी टाला जाए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन को एक लेटर भी जारी हुआ। बिल्कुल, तो बड़ी और अहम जानकारी यही है कि बहरहाल फैसला क्या होगा उस पर जरूर निगाहें टिकी हुई, क्योंकि वही आने वाले समय में आजम खान के राजनीतिक भविष्य को तय करेगा। बहुत शुक्रिया तौकीर आपका भी और सुरेश आपका भी तमाम बातचीत जानकारी के लिए। उधर भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरह किसी भी दल के सत्ता में वापसी न करने के मिथक को तोड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। यूपी में 37 साल बाद ऐसा ही कमाल योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में फरवरी में देखने को मिला था और अब हिमाचल में भी दोबारा कमल खिलाने को वो धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। स्टार प्रचारक होने के नाते योगी ने हिमाचल में 9 दिनों में ताबड़तोड़ 16 रैलियां की, जो राज्य के बाहर के किसी बीजेपी नेता के चुनाव प्रचार का बड़ा रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश विकास की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं जो भारत के बगैर समाधान हो सकती हो। आज भारत दुनिया के अंदर विश्वगुरु नहीं, एक नेतृत्वकर्ता देश के रूप में है। और यही नहीं, जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया था, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये भारत की नई ताकत की कहानी कहता है। भाइयों बहनों, एक तरफ वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की ताकत और भारत की प्रतिष्ठा, और दूसरी तरफ सुदृढ़ होती हुई सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारत के जवानों और सरकार के द्वारा किए गए प्रयास के परिणाम आज हम सबके सामने आ रहे हैं। पहले दुश्मन देश भारत की सीमा के अंदर घुस करके भारी नुकसान नागरिकों को पहुंचाते थे, सुरक्षा में सेंध लगाते थे। आज किसी की हिम्मत नहीं कि भारत की सीमाओं का अतिक्रमण कर सके।
तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ कई रैलियां प्रदेश में की हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से डिंपल यादव के नाम का ऐलान हो गया है और इसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जश्न का माहौल देखने को मिला। सपा के लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, तो वहीं सपा कार्यालय पहुंचे पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बातचीत में की और कहा कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा को भारी जीत होने का उन्होंने दावा भी किया। सभी लोग अपने अपने स्तर पर चुनाव लड़ेंगे, अपने बात को जनता के लिए रखेंगे और लोग इस बात को जानते हैं कौन ऐसे लोग हैं जो भाजपा के दबाव में आकर भाजपा की मदद करने का काम चुनाव में करेंगे। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ के लोग सब बात जानते हैं कौन कैंडिडेट आ रहा है, किसकी मदद करने आ रहा है, कौन लड़ने आ रहा है, कौन वोट बांटने आ रहा है। ये सब चीज सामने है, कहीं उसका पता समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को उतारने का फैसला किया है। कन्नौज से सांसद रही डिंपल यादव के नाम के ऐलान के साथ ही सभी अटकलों को भी विराम लग गया। पहले माना जा रहा था कि इस सीट पर तेज प्रताप यादव को टिकट दिया जा सकता है। तेज प्रताप पहले भी इस सीट से सांसद रहे हैं। वो मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई के रतन सिंह यादव पौत्र हैं। तेज प्रताप के पिता रणवीर सिंह यादव राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय थे, लेकिन 36 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। तेज प्रताप के अलावा धर्मेंद्र यादव और फिर दवेश्वर शिवपाल यादव के नाम की भी चर्चा रही, लेकिन बाद में डिंपल को मुलायम सिंह यादव की विरासत सौंपने का फैसला किया गया। समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को लोकसभा मैनपुरी उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसके बाद से ही समाजवादी पार्टी के नेताओं का समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आना शुरू हो गया है, जिसमें कई बड़े नेता अखिलेश यादव से मिलने पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। सभी का कहना है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। लोकसभा उपचुनाव के घोषणा हो चुकी है और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी डिंपल यादव को भी मैदान में उतार दिया है। हमारे साथ अभिषेक मिश्रा हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी में। सर, मैनपुरी से एक बड़ा चेहरा डिंपल यादव को उतारा गया है, लड़ाई कितनी मजबूत मानी जाएगी, क्योंकि पिछली बार प्रेमशंकर शाक्र 94,000 वोटों से हारे थे सिर्फ? देखिए, मैनपुरी वो क्षेत्र है, वो जगह है जहां माननीय नेताजी के व्यक्तिगत रिश्ते बने हुए हैं। उन नेताजी ने पूरे जीवन भर वहां सेवा की है। समाजवादियों का संस्कार एक तरीके से कह सकते हैं कि मैनपुरी की मिट्टी ने सींचा है, उसको बढ़ाया है, उसको नर्चर किया है। तो निश्चित रूप से ये जो चुनाव हम लोगों के लिए है, ये माननीय नेताजी की उस विरासत को मजबूत करने का, आगे बढ़ाने का, उसको कंटिन्यूटी देने का, हर रिश्ता जो नेताजी ने बनाया था उसको निभाने का, हर आंख से आंसू जो नेताजी पोंछते उसको पोंछने का, हर कंधे को साथ देने का, हर नौजवान की ताकत बनने का, हर बिटिया का सम्मान को बढ़ाने के लिए हमें जो काम करना होगा वो समाजवादियों का आज फर्ज है और समाजवादी उसको पूरा करना जानते हैं। मुलायम सिंह की एक बहू डिंपल यादव मैदान में है, दूसरी तरफ चर्चा है कि उनकी दूसरी बहू यानी अपर्णा यादव भाजपा से चेहरा हो सकती हैं। कितनी लड़ाई मजबूत रहेगी? अब भाजपा का कैंडिडेट आ जाए तब सवाल पे डिस्कशन किया जा सकता है। शिवपाल यादव से कुछ चर्चा होगी, क्योंकि बड़ा चेहरा है, वो भी समाजवादी पार्टी का रहे हैं। वो तो है ही समाजवादी पार्टी के, वो तो हमारे विधायक हैं, उस क्षेत्र से विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो मैंने कहा ना, हर समाजवादी साथी, जितने समाजवादी लोग हैं, सबने ये मन ठामना है, सबने मन पक्का किया है कि माननीय नेताजी की विरासत है, माननीय नेताजी का सवाल है, माननीय नेताजी का चेहरा था, माननीय नेताजी की सीट है, माननीय नेताजी का संस्कार और रिश्ते थे, जो कि अब समाजवादियों को बढ़ाना है। वो हम लोग पूरी ईमानदारी से काम करेंगे और बढ़ाएंगे। एक सवाल और है, विकास को लेकर बड़े सवाल हो रहे हैं। कह रहे हैं कि भाजपा कह रही है अब भाजपा जब वहां पर आएगी तब विकास शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी से लोगों को पूछना चाहिए कि किसानों का जो आज हाल है वो कहां पहुंच गए। एमएसपी जो दुगना करने वाले थे, आज किस फसल की हो गई। बिजली का बिल आसमान पहुंचा जा रहा है, इरिगेशन का बिल आसमान पहुंचा जा रहा है। किसान को उसकी खाद नहीं मिल रही, बीज नहीं मिल रहा, उसकी फसल का दाम नहीं मिल रहा। पॉवर्टी इंडेक्स में आपने देखा हिंदुस्तान कितना नीचे पहुंच गया है। बेरोजगारी, जो 2 करोड़ नौकरी रोज हर साल देने की बात करते थे, वो आज कहते हैं कि पकौड़े तल लो जाकर के। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले सिर्फ झूठ और झूठ की राजनीति करते हैं। ये तो सिर्फ नफरत की आंधी फैला करके, नफरत के बीज बो करके, हिंदू और मुसलमान में लड़ा करके राजनीति करना चाहते हैं, और मुझे विश्वास है कि मैनपुरी की जनता उसका जवाब देगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, अभिषेक मिश्रा हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी में। उनका कहना है कि भले ही कैंडिडेट अपर्णा यादव क्यों ना हो, लेकिन जो बहू हैं वो समाजवादी परिवार की हैं, और खास बात है कि मुलायम सिंह यादव की बहू और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी है। ऐसे में जो जनता है मैनपुरी की, वो उन्हीं पर विश्वास जताएगी और परंपरागत सीट को समाजवादी पार्टी एक बार फिर हासिल करने में कामयाब होगी। कैमरा पर्सन शिवम के साथ प्रकृति, जनता टीवी, लखनऊ।
एसपी ने लोकसभा उपचुनाव के लिए मैनपुरी से डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है, जिस पर भाजपा प्रवक्ता संजय चौधरी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि डिंपल यादव को सपा के प्रत्याशी बनाने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस बार भाजपा की पूरी तैयारी से उपचुनाव में मैदान में उतर रही है। मैनपुरी लोकसभा की सीट पर भी भाजपा प्रत्याशी की जीत होगी। देखिए, समाजवादी पार्टी पारंपरिक रूप से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और ये एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहां लगातार समाजवादी पार्टी को मिलने वाले वोटों का ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है। स्वयं मुलायम सिंह यादव अपने पूर्ववर्ती की तुलना में कम वोटों से जीत कर आए थे। ये बताता है कि वहां पर लोगों का विश्वास समाजवादी पार्टी से कम हो रहा है। ये चुनौती है अखिलेश यादव के लिए कि कैसे वे अपनी पार्टी बचाएंगे, कैसे वो यादवों का नेतृत्व बचाएंगे, कैसे वे अपना परिवार बचाएंगे और कैसे मुलायम सिंह यादव की विरासत की राजनीति को आगे बढ़ा पाएंगे। बढ़ते हुए वोटों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जीतकर उत्तर प्रदेश के परिदृश्य को बदल कर दिखाएगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं एक बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही जिससे आपको रूबरू करा दें। कर्मचारी आवास में महिला ने आत्महत्या की है। सीएम आवास में स्थित है कर्मचारी आवास, जहां महिला कर्मी ने आत्महत्या की। गौशाला की देखरेख करती थी ये महिला। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस। पंचनामा के लिए बॉडी फिलहाल भेजी गई है। बड़ी खबर, जहां सीएम आवास में स्थित कर्मचारी आवास में महिला ने आत्महत्या की। विजय कंबोज हमारे सहयोगी ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए। विजय, बेहद ही गंभीर मामला कहीं ना कहीं सामने आया है। सीएम आवास में ये कर्मचारी आवास स्थित है जहां पर एक महिला ने आत्महत्या की है। क्या कुछ कारण अभी तक सामने आ पाए हैं? बिल्कुल रितेश, की बड़ी खबर है कि देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास के कर्मचारी आवास में एक युवती ने खुदकुशी की है। हालांकि पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही है और किन कारणों के चलते युवती ने खुदकुशी की इसका भी तलाश यहाँ पर की जा रही है। जो जानकारी निकलकर सामने आई है, मुख्यमंत्री आवास में जो गौशाला है उसकी देखभाल के लिए युवती अपने भाई के साथ रहती थी और 24 वर्षीय युवती है। रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ जनपद की रहने वाली ये लड़की है। अब इसने किन कारणों के चलते खुदकुशी की है इसकी पुष्टि यहाँ पर नहीं हो पाई, ना खुलासा हो पाया है। पुलिस हालांकि पहुंच चुकी है और पंचनामा यहाँ पर किया गया है। अब जांच पड़ताल आगे जारी रहेगी पुलिस की तरफ से। लेकिन बड़ा गंभीर मसला है कि मुख्यमंत्री आवास के कर्मचारी आवास में सुसाइड हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो तमाम बातें होती हैं, तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था की बात होती है, उसको लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर किन कारणों के चलते युवती ने सुसाइड किया। और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री आवास का प्रकरण है तो कहीं ना कहीं गंभीर मसला है और पुलिस इसमें जांच कर रही है। जी बिल्कुल अजीत, और जांच में क्या निकलकर सामने आता है वो भी जरूर देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।